हेलो दोस्तों। स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है दोस्तों हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में। जैसा कि दोस्तों हम पॉलिटी के क्वेश्चन ले रहे थे और हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा आपको ये बता सके कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के पूछा जा रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में इस पैटर्न को बदलते हुए, पैटर्न को देखते हुए हमको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हैं उनसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पैटर्न अगर चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहने का मतलब है कि जैसे अब ये ऑप्शन में आ रहा है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, तो इसी प्रकार का पैटर्न तो रहेगा। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है जैसे एक और दो, ये वाला पैटर्न नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आपको क्या है, आपको समझना है कि किस प्रकार इनका कॉन्सेप्ट कैसे पूछ जा रहे हैं, कौन से टॉपिक को लिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2017 में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उसमें पूछा गया है 2017 के पेपर में यूपीएससी में कि भारत के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देश तत्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, कौन से टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डीपीएसपी एक टॉपिक है हमारा जो संविधान के भाग 4 में है और ये आर्टिकल 35 से और 51 के बीच में है। आर्टिकल दोस्तों किससे, 35 से 51 के बीच में, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, मेन चीज़ ये है यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक के बारे में पढ़ रखा होता है लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा सच्चाई का कि भारत के संदर्भ में, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देश तत्व। पहला कथन क्या है, विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन निर्वर्धन करते हैं। दूसरा क्या है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। निर्वर्धन का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी वर्ड है, थोड़ा अजीब सा है। इसका मतलब होता है प्रतिबंध। निर्वर्धन का मतलब होता है प्रतिबंध। कहने का मतलब यह है कि विधायिका के जो कार्य हैं और कार्यपालिका के कार्य हैं इनमें प्रतिबंध मतलब रोकता है कि नहीं रोकता, रोक रहा है क्या। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देश तत्व में ये बात गलत है। कैसे गलत है कि आपको ये प्रतिबंध नहीं लगाता। राज्य के नीति निर्देश तत्व तो, राज्य के नीति निर्देश तत्व तो ये विधायिका और कार्यपालिका को जैसे इनको विधायिका को कानून बनाने का अधिकार दे रहा है। जैसे विधायिका क्या कानून बनाती है किस पर, जैसे मान लेते हैं हम कि राज्य के नीति निर्देश तत्व में जैसे पहले बात चल रही थी दोस्तों, जैसे शिक्षा के अधिकार को लेके, तो हमने आर्टिकल 44 में आर्टिकल 45 की बात करते हैं हम, अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। अब होने को तो डीपीएसपी है, तो इसमें क्या बात करते हैं कि सभी जो बालक हैं को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अब ये है, तो इसको हमने क्या कानूनी अधिकार बना दिया। कहने का मतलब कानूनी अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार में भी है ये, तो इसको कानूनी रूप दे दिया। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो नीति निर्देश तत्व हैं ये अड़चन नहीं लगाते, ये प्रतिबंध नहीं लगाते, बल्कि ये राज्य का सहयोग करते हैं। राज्य का सहयोग करते हैं क्योंकि राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। राज्य का सहयोग करते हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रतिबंध तो लगता ही नहीं है। तो पहली बात गलत है, कार्यपालिका विधायिका के कृत्यों पर प्रतिबंध, क्योंकि निर्वर्धन का मतलब होता है प्रतिबंध, तो ये बात गलत है। और दूसरी भी बात गलत है दोस्तों, कार्यपालिका कोई भी कार्य में मतलब अड़चन नहीं लगाते, प्रतिबंध नहीं लगाते, इसलिए दूसरा भी सही है कि दोनों ही बात गलत है दोस्तों। ये प्रतिबंध नहीं लगाते, इसलिए इसका आंसर दोस्तों डी है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कर रहा है तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं उनमें कोई प्रतिबंध लगाता है राज्य के रीति, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार कार्यपालिका हो गई, विधायिका भी कार्यों में प्रतिबंध लगाता है, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सहयोग करता है कानून बनाने, क्योंकि विधायिका कानून बनाती है। तो कानून बनाती तो क्या होता है दोस्तों, उसको राज्य के नीति तत्व सहयोग करते हैं। राज्य के नीति तत्वों के जो नियम, जो राज्य के नीति तत्व हैं उनके जो कानून बनाती कौन है, विधायिका। विधायिका उल्टी कानून बनाती है राज्य के लिए स्पेशल,
न कि ये अड़चन करते हैं, मतलब ये कोई रोक नहीं लगाते बल्कि ये सहयोग करते हैं दोस्तों। इसलिए दोनों ही बात गलत है और हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो डी, न पहला और न दूसरा, दोनों ही गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में प्रीव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी का क्वेश्चन दोस्तों, और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए वैसे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कथन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं, मतलब लोकसभा की शक्ति है और राज्यसभा की नहीं हो, मतलब स्पेशल राज्यसभा की नहीं होकर के स्पेशल लोकसभा की होनी चाहिए हो सकती। तो पहला कथन है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ठीक है। दूसरा कथन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि लोकसभा की स्पेशल शक्तियां कौन कौन सी हैं, यह आपको पता होना चाहिए। लोकसभा की अन्य शक्ति कौन कौन सी है दोस्तों, एक आपको पता ही होगा, जैसे अविश्वास प्रस्ताव वाली बात है, अविश्वास प्रस्ताव, इसको क्या है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों धन विधेयक को लेके, इसे भी लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, ये दो तो है ही, ये तो दो आपको पता है, ये तो मेन शक्तियां हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि हाँ यही पूछा है हमसे कि अन्य शक्ति कौन सी है। अब बात करते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन की, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन। तो भाई लोकसभा की नहीं है जरूरी बात, इसे हम राज्यसभा से भी कर सकते हैं, तो ये बात गलत है दोस्तों। अगर एक को मैं गलत करता हूं तो एक ये गलत है, ये गलत है, बचे दो ऑप्शन। दूसरा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव, तो बिल्कुल दोस्तों लोकसभा की अन्य शक्ति है, तो ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा कथन तो सही है। तो दूसरा कथन जैसे सही है तो दोस्तों इसका आंसर सीधा निकल जाता है बी, और हमको यही तो निकालना था। और राष्ट्रपति के महाभियोगन चलाने की शक्ति, तो ये लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में मतलब स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है वी, केवल दो, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में दोस्तों। और हमसे ये तो पूछा है कि लोकसभा की जो है अन्य शक्ति क्या है, तो इन तीनों ऑप्शन देखा तो हमने पता चला कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। रीजन क्या है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में क्यों लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा क्या है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि लोकसभा के द्वारा जो लोकसभा में जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसलिए लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और यह आपको समझना होगा कि दल बदल कानून के विरुद्ध जो कानून है, दल बदल विरोधी कानून, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि ये 1970-80 के दशक में जब पार्टियों में क्या है कि दल बदलते थे, मतलब कई लोग दूसरे, आज इस दल में कल दूसरे दल में है, तब क्या है कानून लगाया है। इस कानून से पहले क्या है दोस्तों कि एक चीज आई आयाराम गयाराम, एक आपने सुना होगा कि एक आयाराम गयाराम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता था कि उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि उसमें एक कैंडिडेट द्वारा एक ही दिन में कम से कम 3 पार्टियां चेंज की थी। तब से एक बात आ गई कि हमको दल बदल विरोधी कानून बनाना चाहिए, तब ये मुद्दा उठा और आज तक चल रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दल बदल विरोध के बारे में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, भारत में बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल विरोधी कानून के बारे में पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। अब कथन दे रखे हैं 2 और आपसे पूछा है कौन सा सही है। तो पहला कथन क्या है दोस्तों, यह कानून
विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्देशित विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ये बात करता है। दूसरी बात, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी का दल बदल मामला भी निश्चित करना होता है। और हमसे पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही, और एक और न दो। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, दल बदल जो विरोधी कानून है इसमें कई बात बताई गई थी। इसमें बोला गया, पहली बात आपको बता देता हूं मैं, दल बदल विरोधी कानून, इसमें क्या क्या बोला है देखो। आयोग कौन कौन घोषित होंगे, इसमें बोला गया है दोस्तों, आयोग कौन कौन घोषित होंगे। पहले, यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तब हेतु। इसके अलावा दोस्तों, स्वतंत्र रूप से निर्वाचित जो कोई भी सदस्य है, स्वतंत्र रूप से निर्वाचित कोई सदस्य है, स्वतंत्र रूप में निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसे भी आयोग घोषित कर देंगे। इसके अलावा तीसरी बात, और तीसरी जो बात है ना, वो पहले ऑप्शन दे रखी है, ठीक है। तीसरी बात क्या कर रहा है, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, और हमसे पहले ऑप्शन में ये चीज दे रखी है कि यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। अब इसमें क्या बोला है, हो सकता है, इसमें लिखा है ना, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो आयोग घोषित किया जाता है, जबकि इसमें यह उल्टा दे रखा है। तो इसलिए ये दोस्तों पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, यह कानून समयावधि नहीं देता कि जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी दल बदल मामले को भी निश्चित कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें समय सीमा निश्चित नहीं होती दोस्तों। वो पीठासीन अधिकारी के मतलब खुद के ऊपर है कि वो किस प्रकार उस मामले को देखता है और कब तक उन्हें दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत रखता है। तो दोस्तों इसमें आंसर बी है। इसमें टाइम लाइन फिक्स नहीं, कितने टाइम तक, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दल बदल वाले कानून को लेकर, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 में पूछा गया था, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पता है, पूछा है हमसे। वाइस प्रेसिडेंट कहने का मतलब है उपाध्यक्ष लोकसभा का जो है, ठीक है। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दे रखे हैं, हमसे पूछा है कौन सा सही है। तो लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए पहली बात तो। अगला क्या कह रहा है, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या मुख्य विपक्षी दल से या शासन दल से होगा। तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा दोस्तों, ये संविधान में कहीं बात नहीं कही है उपाध्यक्ष के बारे में, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। तो 2 गलत कर देते हैं हम दोस्तों, 2 को गलत किया तो ये गलत, ये गलत, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे ऑप्शन के बारे में।
इस सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्तियां वैसी होगी जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनियमन के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। ये भी बात बिल्कुल सही दोस्तों। अगर सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष कर रहा है तो उसकी शक्तियां वही होगी जो अध्यक्ष की थी। तो ये बात सही है। अगर मैं पहले को सही मान लेता हूं, अगर मैं पहले को सही मान लेता हूं और तीसरे को सही मान लेता हूं तो हमारा सीधा ही आंसर निकल रहा था ऑप्शन को देख के, ये आंसर। लेकिन दोस्तों 2023 में ऑप्शन को लेके चेंज कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा। इसमें अब क्या है, ऐसे एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं आने लगे। अब क्या हो गया, केवल एक युग्म सही, केवल दो युग्म सही, केवल तीन युग्म सही। अब इसमें आपको चार युग्म के बारे में पता होना चाहिए था। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले क्या है, आप अगर एलिमिनेशन से करते हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाता था, लेकिन अब ये खत्म कर दिया। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए डीपली। तो अभी तक तो पहला और तीसरा सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री उसका विधिवत समर्थन करता है। तो ये बात गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी क्या है कि उपाध्यक्ष ना सबसे पहले क्या करता है, उपाध्यक्ष कार्य करता है वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में करता है। जैसे अध्यक्ष नहीं है मान ले, तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष वहां पर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसलिए दोस्तों चौथा भी गलत है। अगर दूसरा और चौथा गलत है दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा, ए। और यही मैं आपको बता रहा था। तो अब देखो, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये पक्का उस टाइम जो 2022 का पेपर हुआ था तब ये करंट में मुद्दा चल रहा होगा, इसलिए इसे करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया गया। लेकिन करंट तो एक इन्फॉर्मेशन थी, आपसे क्वेश्चन उसके स्टेटिक्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर से वही, क्या मतलब, अगला क्वेश्चन फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान के अनुसार, पहला कथन, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बना जा सकता, तब भी जबकि उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, जबकि वह उस राज्य का विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। दूसरा कथन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत अपराधी पाया गया हो, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हर्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो। देखो पहली बात तो ये हमेशा के लिए नहीं होगा, इसमें ये बोला ना स्थायी तौर पर, ये नहीं होगा। तो पहली बात तो दोस्तों, दूसरा कथन तो देखते हैं आंसर गलत होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, 6 वर्ष के बारे में बात की गई कि 6 वर्ष के तक वो क्या बोलते हैं, 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर उसे जेल हो रही है तो 6 वर्ष के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता, 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं। और इसमें क्या रखे, स्थायी तौर पर, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तो ये तो गलत है। अगर दूसरा गलत है दोस्तों तो पहले कथन को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, और मंत्री बनाया जा सकता है, और वह क्या है दोस्तों, उस राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं है। तो एक बात बताओ, कोई भी कैसे, अरे उसे चुनना होता है ना भाई, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई का मतलब तो ये होगा कि 18 साल का प्रत्येक नागरिक है वो मंत्री बन सकता है, यही तो बात हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कोई भी नहीं, वहाँ का विधायक है जो भी बनेगा वही चुना जा सकता है दोस्तों। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है, और हमसे पूछा सही कौन सा है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, न 1 और न 2, दोनों ही गलत है। दूसरा कथन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कि 1951 का जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें बात की गई कि अगर किसी को जेल होती है तो वो 6 साल की जेल काटने के बाद चुनाव लड़ सकता है। 6 साल की सजा सुनने के बाद, कारावास में जाने के बाद भी वह चुनाव लड़ सकता है, जबकि इसमें बोला है स्थायी तौर पर उसे नियुक्त कर सकते हैं। ये गलत है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्री में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा हमसे सही है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति
भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है कि वह चाहता है वहीं, वो राष्ट्रपति जहां चाहता है वहीं सत्र को आहूत कर सकता है। अगला कथन क्या है? भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। अगला कथन क्या है? एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है कि जब संसद का चलना आवश्यक है। तो दोस्तों पहली बात बिल्कुल सही है कि भारत का राष्ट्रपति जहाँ चाहे वहाँ संसद का सत्र आहूत कर सकता है। और तीसरी बात जो है कि इसमें कोई टाइम पता नहीं है कि भाई कितने दिनों तक सत्र चलना चाहिए, तो ये बात भी सही है। लेकिन दूसरा जो कथन है दोस्तों, भारत के संविधान में एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान है और बोला है कि तीनों सत्र चलना अनिवार्य है। तो दोस्तों एक चीज इसमें दे रखी थी, 3 सत्र तो है, अनिवार्य ये जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि एक शर्त है इसमें कि 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक तो अंतर हो जाए, जैसे 2 सत्र चल जाए, जैसे मान ले कोई फरवरी में सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, ठीक है। अब क्या है, फरवरी में सत्र चला, ठीक है। अब क्या 6 महीने तक मत चल रही, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, लेकिन उसे फिर सितंबर में चलना जरूरी है। समझ रहे हो आप बात को? इसलिए क्या है दोस्तों, शीतकालीन सत्र के बाद जो भी सेशन होता है उसके बाद 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच का जो अंतर है वो 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बोला गया है कि 3 सत्र चलना अनिवार्य नहीं दोस्तों, 6 महीने का अंतर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहने वाला ये है। तो इसलिए कथन जो दूसरा है ये गलत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या निकलेगा? सी। पहला और तीसरा बात सही है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जरूरी नहीं है कि अब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जा सकते, पूछे जाते हैं वन लाइन वाले। बोला है कि राज्यसभा की और लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? राज्यसभा की, लोकसभा की समान शक्तियों की बात कर रहा है। पहला क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ठीक है। तो ये बात तो गलत है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा को ये शक्ति केवल राज्यसभा को है। राज्यसभा को आर्टिकल 312 में क्या है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं नियुक्त कर सकता है राज्यसभा। और इसमें एक और बात की गई दोस्तों, विशेष शक्तियां हैं इसकी, और उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ये बात तो गलत है, ये केवल राज्यसभा को न कि लोकसभा को। हमसे पूछा है कि दोनों को समान होना चाहिए। अगला कथन है संविधान में संशोधन करने की शक्ति, तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों, दोनों की समान है ये इस बात को लेके। तो बी आंसर है इसको होने को तो, लेकिन हम दोनों तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन है कि सरकार को हटाने की शक्ति, नहीं, सरकार को हटाने की शक्ति केवल लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। इसमें कटौती प्रस्ताव भी लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। तो हमारा आंसर क्या निकला दोस्तों? बी, क्योंकि संविधान संशोधन की शक्ति और लोकसभा राज्यसभा दोनों में है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों बी निकल के आया है, संविधान में संशोधन करने के विषय में शक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 में करंट में मुद्दा चल रहा था, तब से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करने हेतु उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सेटलमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्व प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को लेके आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेके इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को लेके आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइम क्या बोलते हैं, उस टाइम करंट में मुद्दा चल रहा था, उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे पूछे तो किसके अंतर्गत है ये बात, मतलब यह पूर्वत प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको सीधा ही आना चाहिए आपको आंसर दोस्तों, किसके द्वारा?
तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। इसका आंसर दोस्तों सीधा आपको लगाना है डी। कैसे? क्योंकि करंट का मुद्दा था, यह आपको पता होना चाहिए और यही हमसे बोला गया है, इसलिए आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को करंट में आप पढ़ते तो आपको क्वेश्चन आराम से हो जाता और इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के किसी राज्य की विधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमसे पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया है कि विधानसभा को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, राज्य की विधानसभाओं को लेकर। ठीक है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधित करता है। रूढ़िगत मतलब क्या है? रूढ़िगत का मतलब है कि अगर जैसे संसद में सत्र होते हैं तो सत्र से पहले क्या है, सदन बैठता है तो क्या है कि राष्ट्रपति होता है वो सदन का आहूत करता है। इसी प्रकार राज्यों में क्या राज्यपाल करते हैं। वो किसके आधार पर करते हैं ऐसा संविधान में कुछ लिखा भी नहीं है, लेकिन ये क्या है संसद में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार उसी परंपरा को देखते हुए राज्यों में राज्यपाल द्वारा किया जाता है, उसे बोलते हैं रूढ़िगत संबोधन। ठीक है, तो पहला कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तब उस विषय पर वह लोकसभा के नियम पालन कर सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसा बिल्कुल है। अगर मान लेते हैं राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है तो क्या करता है, जिस प्रकार रूढ़िगत संबोधन करता है राज्यपाल, उसी प्रकार क्या है ये भी नियम को, जो संसद में नियम है उसी को फॉलो करता है दोस्तों। क्योंकि इनके पास अगर कोई विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होगा तो वो क्या है संसद के जो नियम है उनके अनुसार ही पालन करेगा और उनके अनुसार ही कार्य करेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों दोनों कथन सही है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सही, तो सी आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको आराम से पढ़िए। और यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लाभ का पद, इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी एंड पीसीएस में। संसद निर्भरता निवारक अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर से छूट देता है। अच्छा ठीक है, अगला है उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधन किया जा चुका है। इससे अगला क्या कर रहा है कथन, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित। तो भारत के संविधान में बिल्कुल परिभाषित नहीं है लाभ का पद, पहली बात। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लाभ का पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। क्योंकि हमको जैसे देख रहे हैं कि संसद निर्भरता निवारक अधिनियम दे रखा है 1959, तब से ये चर्चे में आया दोस्तों, तो इसलिए ये बात तो गलत है। तो अगर मैं तीसरे को गलत कर देता हूँ दोस्तों तो हमारा सीधा आंसर आता है ए हमारा आंसर दोस्तों। क्योंकि संविधान जो लाभ का पद है इसमें कई पदों को लाभ के पद के बाहर रखा गया है, छूट दी गई है। दूसरी बात, इसमें 5 बार संशोधन हो चुका है, तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर निकलेगा ए। लेकिन अगर हम पैटर्न के बदलते हुए पैटर्न को देखें तो इसमें क्या आता ऑप्शन में, एलिमिनेशन हट जाता, तो केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही, केवल 3 युग्म सही, केवल 4 युग्म सही। ऐसा अगर होता तो केवल 2 युग्म सही होते दोस्तों, पहला और दूसरा, और तीसरा सही नहीं होता। तो दोस्तों हमने जैसे क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन का यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए उनका पैटर्न देखा, उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो आपको भी पैटर्न को समझते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते हुए आपको तैयारी करनी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आगामी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।